हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं 10th क्लास के केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होगा जो ईयर बाय ईयर इसको पूछा गया है। तो 10th क्लास के चैप्टर का नाम है धातु और अधातु है। ठीक है, धातु और अधातु है। ठीक है, तो धातु अधातु से रिलेटेड जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उन सबको आपको दिखाएंगे और उसका आंसर भी देंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, हम आपको बताएंगे बहुत अच्छी तरह से, हर एक क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छी तरह से आपको देंगे धातु अधातु का, है ना। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है। देखो कुछ धातु जो है उसको चाकू से काट सकते हैं। तो कुछ बच्चे रट्टा मार के सिर्फ रख लेगा सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। नहीं, सोडियम के अलावा बहुत सारे भी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। जैसे आपको बता दें सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, ये सारे धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो किसी एक धातु को रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। सोडियम ऑप्शन है नहीं तो करेंगे क्या। तो यहाँ पे सोडियम नहीं है तो कौन होगा, लिथियम होगा या तो पोटेशियम होता। तो ये नंबर इसका क्या है, एक नंबर का राइट आंसर होगा। इसे हम धातु इसे हम लोग काट सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, कौन उपधातु है। ठीक है, जो उपधातु की संख्या 7 है, आप सबको पता ही होगा। ठीक है, आर्सेनिक है, जर्मनी है, सिलिकॉन है, बोरॉन है। तो इनमें से जो है ना एंटीमनी है। तो एंटीमनी 3 नंबर का आपका राइट आंसर होगा। एंटीमनी 3 नंबर कब पूछा, इसको 21 और 16 में पूछा था। बहुत क्वेश्चन रिपीटिंग होता है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सबसे जो अच्छा चालक है किसे माना जाता है, चांदी को माना जाता है। लेकिन चांदी महंगा होने के कारण उसको हम लोग विद्युत सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रयोग नहीं करते हैं। कॉपर का करते हैं कि कॉपर भी अच्छा चालक है लेकिन चांदी से कम है। लेकिन कॉपर चांदी की तुलना में सस्ता होने के कारण कॉपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र जो होता है P4 होता है। क्या होता है, P4 होता है। P4 16 पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि धातु की प्रकृति होती है, धातु जो होता है विद्युत का धनात्मक होता है और अधातु विद्युत का ऋणात्मक होता है। ठीक है, ग्रेफाइट की बात करें अगर तो ग्रेफाइट एक आधातु है। ग्रेफाइट एक आधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का ये सुचालक है। तो बताइए ऐसे क्या, विद्युत का कुचालक है, विद्युत का सुचालक है। विद्युत का क्या, सुचालक है ना। ग्रेफाइट ये होता है जो बच्चे पेंसिल लिखते हैं ना, पेंसिल के अंदर में जो काले कलर का जहां पे होता है वो ग्रेफाइट होता है। ठीक है, पेंसिल का अंदर वाला हिस्सा, बीज वाला हिस्सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है ना। तो इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है ये सोडियम है। सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण इसे केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो अभिक्रियाशील धातु की बात करें तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु में सोडियम आएगा, फिर लिथियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे सबसे अधिक कौन आएगा, आपका सोडियम आएगा, है ना। तो चलो हम लोग आगे फिर देखते हैं। 8 नंबर क्या कह रहे हैं, किस धातु का गलनांक सबसे कम है। ठीक है, इनमें से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो एल्युमिनियम इनमें से ना, हालांकि इस धातु में जो है ना एल्युमिनियम का सबसे, इनमें से सबसे एल्युमिनियम का गलनांक कम है। ठीक, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, इनमें से कौन सा उपधातु है। अभी बढ़ता है आर्सेनिक, जर्मेनियम। ठीक है, 7 जो संख्या में से जर्मेनियम क्या आपका, है ना, उपधातु है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। हमने बताया पोटेशियम हो सकता है, ठीक है, लिथियम हो सकता है, उसके बाद आपका क्या सोडियम हो सकता है। तो पोटेशियम लिथियम तो नहीं है, क्या सोडियम। देखो इसको 25 में पूछा था, 20 में पूछा था, रिपीटिंग तो होता है भाई क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। मतलब इन सारे धातु में से सबसे जो कम अभिक्रियाशील धातु है ये लोहा है। ठीक है, इनमें से हालांकि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु के अंदर में कौन कौन आता है, सबसे कम, लेकिन निम्नलिखित बनाया सबसे कम अभिक्रियाशील धातु के अंदर में आपको जो आएगा कौन कौन आएगा जानते हो, सोना आएगा, चांदी आएगा, ठीक है, कॉपर आएगा, कुछ और कुछ पदार्थ आएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु, तो सबको पता है कि सबसे भारी धातु यूरेनियम होता है। सबसे भारी धातु यूरेनियम होता है। ये जो दिया हुआ इनमें से सबसे भारी धातु यूरेनियम है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, धातु पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारा, Hg, पारा, Hg, है ना, Hg। ठीक है, पारा को कमरे के ताप में द्रव अवस्था में धातु पाया जाता है। ठीक है, और जो अधातु होता है ब्रोमीन होता है, वो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो ना Br जो होता है वो आधातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है, याद रखेगा। ठीक है, धातु में पारा और
अधातु में ब्रोमीन, दोनों की द्रवावस्था में पाया जाता है। ठीक है, अब बाकी सब धातु का जब यह ठोस स्ट्रक्चर होता है। 15 की बात करेगा तो निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, मतलब विद्युत का सुचालक है लेकिन वो अधातु है ना। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, सुचालक है लेकिन वो अधातु है। ठीक है, चलो आगे फिर देखते हैं। देखो 15 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, तो हो गया 16 नंबर देख रहे क्या क्वेश्चन। 16 नंबर, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, तो कौन सा धातु, ब्रोमीन। ब्रोमीन इसका सूत्र होता है Br। ठीक है, तो ब्रोमीन जो है ना कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, तो किस धातु को, तो आपको याद रखिए सोडियम को। सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, क्यों रखा जाता है, आपको थोड़ा अगर बता सकते हैं कि क्यों रखा जाता है। मान के चलिए सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है, पहले समझ लीजिए। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए सोडियम एक अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, वो किसी भी अवस्था में हवा के साथ अभिक्रिया सोडियम ऑक्साइड बनाएगा और वो पानी के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो बहुत आग की तरह फटेगा। तो मान के चलिए इसको अगर क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पे सोडियम को रखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें रख देंगे तो क्या है, गिलास खाली है कि भरा हुआ, कुछ चीज है इस गिलास में, है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो जैसे इसको ऑक्सीजन से रखेंगे तो फिर सोडियम ऑक्साइड कन्वर्ट कर लेगा और वो सोडियम सुरक्षित नहीं रहेगा। तब करना क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन निकालना है। तो ऑक्सीजन निकालने क्या करेंगे, उल्टा देंगे, नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर केरोसिन डाल देंगे। क्या डाल देंगे, केरोसिन डाल देंगे, तो इससे ऑक्सीजन निकल जाएगा। पानी नहीं डालेंगे, पानी डालने से तो निकल जाएगा, लेकिन पानी के अंदर भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, एक कंपाउंड यौगिक है, तो वो भी इसके साथ भयानक रिएक्शन करेगा। इसलिए इस गिलास के अंदर क्या डाल देते हैं हम लोग, केरोसिन डाल देते हैं। और केरोसिन डालने के बाद इसमें क्या डालते हैं, अगर सोडियम को डालते हैं तो सोडियम यहाँ पे क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, बिल्कुल क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो सोडियम को केरोसिन में डुबा कर क्यों रखा जाता है, क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, इसीलिए केरोसिन डालकर उसको रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन के संपर्क ना हो सके और वो अभिक्रिया ना कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर पदार्थ देखो आपका पूछा, 21 ने पूछा, 22 ने पूछा, 23 ने पूछा लगातार। सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ क्या आपका, हीरा है। 19वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धातु की क्रियाशीलता सही क्रम, मतलब धातु सबसे इनमें से जो ना ये दिया हुआ है, तो इनमें से सबसे धातु की क्रियाशीलता कौन है। तो हम आपको तो ये चीज बताए थे, सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, उसका सोडियम के बाद बहुत सारा पदार्थ आता है। सोडियम के बाद आपका है ना, जैसे आपका पोटेशियम आएगा, लिथियम आएगा, बहुत सारा चीज आएगा, लेकिन वो पोटेशियम लिथियम तो नहीं दिया। सोडियम के बाद फिर क्या दिया आपका, मैग्नीशियम दिया। सोडियम सबसे अधिक हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका जो है ना मैग्नीशियम। तो इस ये चारों धातु में से, पांचों धातु में से मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम के बाद फिर कौन आता है आपका, जिंक आता है ना। फिर कौन है आपका, इनमें से जेड एंड जिंक आ जाएगा। क्योंकि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु की पूछेगा, तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु में से सबसे सोना, चांदी, फिर लास्ट में कॉपर आएगा। तो इनमें से लास्ट में फिर क्या है आपका, कॉपर आएगा। कॉपर को क्या बोलते हैं हम लोग, Cu। क्या बोलते हैं, Cu। उसका सूत्र क्या था आपका, Cu। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपका, ये आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब समझ सकते हैं कि यह धातु का क्रियाशीलता क्रम में सजाया गया है। जो आपका 5 धातु है, तो ये तो गलत है। लास्ट में तो कॉपर तो है, लेकिन Cu तो है, लेकिन यह उल्टा पुल्टा कर दिया ना, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये भी क्या है आपका, गलत हो जाएगा। ये भी जो है ना, ये तो सही है, यहाँ तो सही है, लेकिन ये पहले आना चाहिए था, कॉपर लास्ट में होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो डी नंबर क्या इसका राइट आंसर होगा। 2023 में पूछा, 26 में जरूर आएगा, 26 में जरूर आएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा डी नंबर क्या इसका राइट आंसर होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। सूक्ष्म बर्फ जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या होता है आपका, CO2 होता है ना। जो सूखा बर्फ होता है रासायनिक क्या होता है आपका, CO2 होता है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सकित श्रेणी में निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सकित प्रेडिक्टेबल में। ठीक है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है इसमें से क्या आपका, सोडियम। क्या आपका, सोडियम। ठीक, अब अगला बोल रहा है 22 नंबर में कौन सा विद्युत का सुचालक है। बार बार पूछा है कितना, ग्रेफाइट है ना। कौन विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट है, सुचालक है। ये भी सल्फर है, तो क्लोरीन है, तो आयोडीन है, तो सब धातु के अंदर में तो वही आता है। ठीक है, 24 में पूछा गया था। ड्रुलिमिन किस धातु का एक मिश्र धातु है। ड्रुलिमिन 23 नंबर का जो सवाल है कि ड्रुलिमिन किस धातु का एक मिश्र धातु है ना। तो आप जरा सोच के बताइए इसके आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, ड्रुलिमिन किस धातु का एक मिश्र धातु है ना, तो एल्युमिनियम का। ठीक है,
एल्युमिनियम का, ड्रूलुमिन, ड्रूलुमिन देखो ना, एल्युमिनियम का एक कुछ अंश मिला ड्रूलुमिन। ठीक, तो यहाँ तक इसका ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। बाकी और कुछ ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में। इस चैप्टर का हम लोग 2 वीडियो बनाएंगे, 2 वीडियो में से एक पार्ट अभी हुआ है। ठीक है, कि ये चैप्टर लंबा है, अच्छा खासा ऐसा क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक, अब इसमें से कुछ जो है शॉर्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। कई बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, आघातवाद किसे कहते हैं, आघातवाद तन्यता किसे कहते हैं, आघातवाद क्या, धातु का वह गुण जिसे पीट 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 कर पतली से पतली चादर बना जा सके उसे हमने क्या कहते हैं, आघातवाद कहते हैं। ठीक है, और तन्यता क्या होता है, धातु का वह गुण जिसे खींचकर महीन से महीन तार बना सकते हो, क्या कहते हैं, तन्यता के, जैसे कॉपर का तार, जैसे कॉपर का तार। ठीक, इस बार क्वेश्चन क्या करें कि 2 ऐसी धातु के नाम लिखे जिन्हें प्राकृतिक मुक्त अवस्था में पाया जाता है, प्राकृतिक मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो सोना चांदी हो जाएगा, है ना। अगला बात करें, अगर सोने की शुद्धता को मापी जाती है तो सोने की शुद्धता को मापा जाता है कैरेट में। सोने की शुद्ध किस मापा जाता है, आपका कैरेट में मापी जाती है। ठीक है, और वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम, है ना। और धात्विक किसे कहते हैं, कमरे के ताप क्रम पर द्रवावस्था में पाए जाने वाले, सब ऑब्जेक्टिव संरचना। तन्यता क्या है, तन्यता से क्या समझते हैं, ये सब पॉजिटिव क्वेश्चन है। 15-17 इधर 21 में पूछा था, है ना। अब जो नीचे वाला जो क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, वो बहुत ही वीवीआई होगा और कितने बार बार पूछा गया, आप सब एक बार नजर दौड़ा लीजिए, है ना। क्या कह रहा है कि धातु का एक एक उदाहरण दे, एक ऐसी धातु का एक एक उदाहरण दे जो कमरे के द्रव में, है ना, पाया जाए, उसमें का कुचालक हो। ठीक, इस तरह का बताना है ना। एक कमरे में क्या करता है, कमरे के ताप पर द्रव हो और उसमें का कुछ कुचालक हो। तो अगला क्या बोला कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। मैंने बताया था जितना भी अधिक अभिक्रियाशील धातु है, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, है ना, चाहे लिथियम हो, सबको केरोसिन तेल, डीजल तेल, पेट्रोल तेल के अंदर ही रखा जाता है। एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना पकाने बर्तन में क्यों किया जाता है। ठीक है, 2 भौतिक गुण के आधार पर धातु अधातु में अंतर लिखना पड़ेगा। धातु अधातु में ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी कौन सा धातु का गुण प्रदर्शित करता है, ग्रेफाइट अधातु है लेकिन कौन सा धातु का गुण प्रदर्शित करता है, विद्युत का, है ना, विद्युत का सुचालक का गुण, अधातु है लेकिन सुचालक का गुण प्रदर्शित करता है। चलो अगला भी कुछ ऑब्जेक्टिव है। इस टॉपिक का नाम है धातु के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, चलो 1 नंबर यहाँ का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है। ठीक है, तो कोई तत्व क्या बोल रहा है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक जो निर्माण करता है या यौगिक जल में विलय है ना, जल में विलय है, या तत्व हो सकता है, या तत्व हो सकता है। ठीक है, वो कैल्शियम है, कैल्शियम। ठीक है, ये अगर किसी अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बहुत कठोर वाला क्या यौगिक बनाएगा, और ये जल में भी विलय होता है, जैसे OH का ये वाला। ठीक है, तो ये वाला क्या बन जाए इसका, ये नंबर इसका कैल्शियम राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, इनमें से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है, तो CO तो करता है। कभी आप ये वाला सूत्र देखे होंगे, है ना, ZN ये वाला सूत्र भी देखे होंगे, है ना, ये वाला भी सूत्र देखे होंगे, है ना, लेकिन कभी भी ये वाला सूत्र जीवन में कभी देखे भी नहीं और होगा भी नहीं। मतलब ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये सोना का सूत्र है, सोना ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं करता, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। कभी कभी आपको ऐसे पूछेगा सोना प्लेटिनम को भी हम लोग आभूषण बनाने में क्यों करते हैं। ठीक है, क्योंकि सोना सस्ता भी नहीं होता, महंगा होता है और बहुत कम अभिक्रियाशील धातु होता है, ऑक्सीजन अभिक्रिया करता नहीं। देखो ना, दादी परदादी नानी परनानी का भी सोना अगर रखा हुआ तो अभी भी वो किसी ऑक्सीजन का अभिक्रिया करके वो, है ना, खराब नहीं हुआ होगा। बस उसका हल्का सा आग का ताप दे दो, फिर अपना नया रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 नंबर में बात करेगा तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर याद रखेगा। ठीक है, ये भी बनता है, उत्पाद होता है, और ऑक्सीजन भी उत्पाद होता है। तो ऑप्शन में हम देख सकते हैं, देखो हाँ ये ऑक्सीजन भी है, तो ये नंबर तो हाँ ये भी है, तो ये दोनों ये भी तो नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए ये यहाँ पे दिया हुआ D नंबर राइट आंसर होगा। मतलब ये भी उत्पन्न होता है, ये भी उत्पन्न होता है। D नंबर में दोनों का ऑप्शन दिया हुआ, तो ये वाला क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब रिएक्शन है, रिएक्शन को थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, धातु धातु का अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपको रिएक्शन समझाऊं। चलो कितना 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है जो यहाँ पे देखो सोना चांदी हो तो बहुत कम है। ठीक है, इनमें से IAS भी चलता है, CU इसका 4 नंबर का ये नंबर आंसर होना चाहिए। आप लोग थोड़ा सोच के बताइए कि 4 नंबर का क्या होगा आंसर, तो ये नंबर होगा। ठीक है, तो कम अभिक्रियाशील धातु के अंदर में
कम अभिक्रियाशील धातु के अंदर में सोना चांदी के साथ साथ Hg पारा भी आता है, ये भी कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो इस सब में से कॉपर क्या हो जाएगा, अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, हालांकि ये सब कोई कम अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन इनमें से सबसे कम तो सोना है, फिर चांदी है, फिर आपका पारा है, और उसके बाद सबसे अधिक आपका ये है ना। चलिए अगला बात करें, अगर कौन सी गैस, ठीक है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल से अभिक्रिया करता है। जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो नाइट्रोजन तो नहीं, ऑक्सीजन तो नहीं, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन की क्या कह रहा है कि एकोरेजिया है ना में HCl और मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है। 25 में पूछा, 23 में पूछा, 18 में पूछा, याद रखिएगा। ठीक है, तो एकोरेजिया क्या होता है, एकोरेजिया एक ताजा मिश्रण होता है और उसमें उसके पास सोने को गलाने का क्षमता होता है, सोने को गलाने का क्षमता होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो सोने गलाने का क्षमता होता है, तो ये HCl है ना, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और किसका HNO3 होता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल है ना, HNO3। ठीक है, अम्ल राज बोलते हैं इसको। तो इसका जो है ना 3:1 की बात करेगा, 3:1 की बात करें तो वो एक ताजा मिश्रण होता है जो सोने का गलाने का क्षमता उसके अंदर होता है। तो कितना नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, देखिएगा 3:1, तो ये नंबर का आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 3:1 को थोड़ा हम समझा देते क्या होता है। 3:1 के कहने मतलब अगर हम लोग, ठीक है, 1 ग्राम क्या लेंगे, 3 ग्राम HCl लेंगे, तो 1 ग्राम क्या लेना पड़ेगा, है ना, HNO3 लेना पड़ेगा। अगर हम लोग 9 ग्राम क्या लेंगे, HCl लेंगे, तो 3 ग्राम क्या लेना पड़ेगा, ठीक है, HNO3 लेना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, एक ताजा मिश्रण बनेगा, जैसे सोना डालेगा तो पिघल जाएगा। ठीक, और जब आपको सोना वाला सोनार बन के जाता है आपका सोना साफ करने के नजर में, सोना साफ के नजर में, तो वो यही एक एकोरेजिया का ताजा मिश्रण को बनाता है और सोना को गला के अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो चलिए अगर बात करें हम लोग अगला क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर बोला कि एल्युमिनियम पर मोटे ऑक्साइड परत बनाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाता है, एनोडीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, एनोडीकरण। जस्ता चढ़ेगा तो जस्तीकरण कहलाएगा, लेकिन हमें एनोडीकरण बोला है। ठीक है, एनोडीकरण, एल्युमिनियम का परत कहीं चढ़ा देंगे तो एनोडीकरण कहलाएगा। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, ठीक है, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में अम्ल राज मतलब एकोरेजिया, मतलब एकोरेजिया, तो कौन होगा, सोना, जैसा अभी बताया आपको। ठीक है, 22 ने पूछा था। ठीक है, एकोरेजिया में वो घुलता है। ठीक, और बात करें ये जो रिएक्शन है इनमें में से किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है। देखिए इसके साथ ये चला गया है ना, इसके साथ ये चला गया, तो कौन सा, संयोजन तो नहीं, विघटन भी नहीं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन नहीं, विस्थापन अभिक्रिया, दोनों विस्थापन नहीं है, विस्थापन अभिक्रिया। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक बनता है, तो वह यौगिक जल में विलय भी है, और वह तत्व निम्नलिखित में से कौन है। तो वही आपको बताया, कैल्शियम, 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 सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम जो है ना वो जल में घुलनशील भी होता है, जैसे बुझा हुआ चूना, और वो कठोर भी बनाता है, कठोर, जैसे आपका संगमरमर का सूत्र, ये भी तो कैल्शियम होता है, तो ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो ये कठोर भी होता है लेकिन जल में घुलनशील भी होता है, तो वो धातु का नाम क्या है, कैल्शियम। वो क्या है, कैल्शियम है। तो यहाँ तक फिर इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है ना, लेकिन इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत भी दिया है, और देखो कितनी बार बार पूछा है क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आप देख लीजिए। आप लोहे के ऑक्सीकरण से संयोग कर क्या बनता है, लोहा ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है उसका उदाहरण बताना। कैल्शियम और जिंक में कौन अधिक अभिक्रियाशील बता है, ये बताना पड़ेगा। कैल्शियम अधिक अभिक्रियाशील रहती है, जिंक कम है ना। तांबा लोहे से अधिक अभिक्रियाशील क्या है, ठीक है। एकोरेजिया में HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है, ये सब जानते हो। ठीक है, अच्छा देखो ये 25 से क्वेश्चन पूछा, कारण दे कि सोडियम को केरोसिन में डुबा कर क्यों रखा जाता है। मैंने अभी समझा आपको, 25 में पूछा था, 14 में पूछा था, 25 में पूछा। सोडियम में केरोसिन में इसलिए डुबा कर रखा जाता है कि सोडियम एक अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, और उसको खाली जगह में रखें तो खाली जगह में ऑक्सीजन होगा, जिसके कारण ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। तो उसको रोकने के लिए क्या करता है कि उस डब्बे में केरोसिन या पेट्रोल डाल देता है या कोई तेल डाल देता है, तो वहां से ऑक्सीजन हट जाता है, ऑक्सीजन में डूबकर बहुत आसानी से सोडियम हो, पोटेशियम हो या लिथियम हो, आसानी से सुरक्षित रहता है। ठीक है,
चल आगे की बात करेगा तो लोहे परीक्षण में सोडियम का रंग कैसा होता है, सब लिखा है क्वेश्चन है, देख सकते हैं। ठीक है ना। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, अभिक्रिया बताना होगा रासायनिक समीकरण देके। तो जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में, तो आयरन सल्फेट FeSO4 में डालेंगे तो देखो Zn लोहा की तुलना में ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो ये क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा, और प्लस क्या बनेगा, Fe बनाएगा। और कल मैंने आपको बताया था इसका नाम होगा आपका हारा थोथा, ये क्या आपका हारा थोथा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हारा थोथा हो जाएगा, और ये क्या आपका सफेद हो जाता है, इसका रंग भी बदल जाता है। तो ये एक रिएक्शन होता है विस्थापन होके, तो ये सब चीज बताना पड़ेगा। बाकी जितने देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी है, कितनी बार बार पूछा गया है ना, उसको अगर अच्छी तरह से वो देख लेना, याद कर लेना, और एग्जाम में पॉइंट बना के लिख के आना, ताकि बहुत सारा जो कॉपी है उससे बिल्कुल तुम्हारा कॉपी बिल्कुल क्या हो, अलग हो। ये भी 25 में पूछा गया, 17 पूछा, फिर 18 पूछा गया। क्या क्वेश्चन है, भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर धातु अधातु में है ना विभेद कीजिए, इनके अंतर कीजिए। ठीक, बाकी इधर कई वाले क्वेश्चन देखो पूछा गया, कार्बन ऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा दर्शाना पड़ेगा, 23 से पूछा था, फिर 25 से पूछा। ठीक है, तो बाकी सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन मैंने आपको ऑफलाइन में पढ़ा है। ठीक है, वो हर क्वेश्चन को क्या कर ले, याद कर ले, आंसर बना ले, अपने तरीके से उसको लिख ले, ताकि एग्जाम बहुत अच्छा जाए। तो इसका कुछ और भी कुछ क्वेश्चन बाकी है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट लेके, उसमें भी सब पूछा गया क्वेश्चन होगा यार बाय यार, और क्वेश्चन को सिर्फ आपको देखना है, एक नजर दौड़ाना है, याद करना, अपने तरीके से आंसर को सजाना है, तब जाके एग्जाम देने जाना है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और मेरे चैनल को जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें ऐसा वीडियो बनाने में मोटिवेट करे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।